तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो बेसिक रीजन है वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ इंटरेक्शन है। जब जो नया जो एस्टेब्लिश होने वाला इंटरेक्शन है सोल्यूट और सोलवेंट मॉलिक्यूल के बीच में, वो यदि स्ट्रोंगर होता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है और ऑब्जर्व टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वो होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसी तरह से जब जो न्यूली एस्टेब्लिश इंटरेक्शन इज वीकर than old interactions, means AA and BB, then escaping tendency is increased and the total vapor pressure is also increased. In that case, the deviation will be positive deviation with respect to Raoult's law. Okay, so these two are the cases of deviation, of positive deviation and negative deviation from the ideal solution situation. Okay, yes. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोट्रोप्स, ठीक है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, नई टर्म है एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स के बैकग्राउंड, एजियोट्रोप्स को डिस्कस करने के पहले हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम लोग एजियोट्रोप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल है। Yes, when a liquid starts to boil, yes, what's the essential condition, or when a liquid starts to boil, or what's the essential condition for boiling of a liquid? Is there any answer? Very simple, है ना। कोई भी लिक्विड कब बॉयल होता है, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। ये हमने इसमें लिक्विड लिया, अच्छा लिक्विड इट मींस ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, प्योर लिक्विड भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। ओके, तो ये लिक्विड फेज है, इसको ये बॉयल कब होगा, इसकी जो वेपर है ये, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है इसके सरफेस पे। ओके, व्हेन दिस वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एनवायरमेंटल प्रेशर, एनवायरमेंटल प्रेशर है ना, एंड व्हाट इज दैट एनवायरमेंटल प्रेशर इज कंसीडर्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ओके, तो व्हेन द वेपर प्रेशर, जैसे जैसे देखो जैसे जैसे हम लोग इसको हीटिंग करेंगे इसका टेम्परेचर रेज होगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर बनती जाएगी ना, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तब ये लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये लिक्विड के बॉयल होने की कंडीशन है। ओके, ए लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एनवायरमेंटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लो क्या, कि व्हेन its vapor pressure becomes equal to environmental pressure, then a liquid starts to boil. Okay, yes, ये एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है भाई, बताना जरा। वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है? वेपर प्रेशर यदि जैसे कोई सॉल्यूशन है उसकी वोलेटाइल टेंडेंसी ज्यादा है, कोई लिक्विड है उसकी वोलेटाइल टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि उसका कम टेम्परेचर पे ही उसकी देखो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, वोलेटाइलनेस ज्यादा है उसमें, तो उससे क्या होगा, कम टेम्परेचर पे ही उसका वेपर प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो उस केस में क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल्स वाटर के कंपैरिजन में क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है ना, तो उससे क्या होगा, अल्कोहल की ऑलरेडी वोलेटाइलनेस है, वोलेटाइल नेचर है, उससे अल्कोहल का वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है वाटर से। जैसे सेम टेम्परेचर ले, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बताना जरा। दो सैंपल लिए हमने, एक लिया वाटर, एक लिया हमने अल्कोहल, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर पे? अल्कोहल का होगा। अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर पे, बिकॉज इट हैज ग्रेटर वोलेटाइल नेचर देन H2O, ठीक है। तो उससे क्या हुआ,
कम टेम्परेचर पे ही इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और ये कम टेम्परेचर पे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 351.3 K, राइट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ऑलरेडी इसकी वोलेटाइल नेचर है वो ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम है, इसलिए सॉरी वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम कम क्यों हुआ, क्योंकि कम जैसे हाँ जैसे ही हम लोग रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो कम टेम्परेचर पे ही इसका वेपर प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और ये कम टेम्परेचर पे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मींस इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब वाटर का देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373.15 K होता है ना। ठीक है, ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ज्यादा है क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर एक इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अल्कोहल के कंपैरिजन में लो होगा, तो लो होगा तो इसका एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल करने में हमें ज्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ये जाकर के बॉयल होगा। बात समझ में आई, इसलिए वी कैन से दैट लिक्विड्स के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनकी वोलेटाइल जो नेचर होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेटर द वोलेटाइल नेचर, ग्रेटर इट्स वेपर प्रेशर एंड लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कोई जो लिक्विड है वो बॉयल कब होता है और लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों होता है। इट इज बेसिकली ड्यू टू देयर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसकी वजह से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो वोलेटाइलनेस ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कम टेम्परेचर पे ही उसका प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और क्या हुआ, इक्वल होते ही वो क्या हुआ, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा लिक्विड। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी, आपको याद रखना है ये। ओके, ये आपको याद रखना है, ये हमने उससे पहले डिस्कशन किया है क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। ओके, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, एजियोट्रोप्स में आ जाते हैं। इससे पहले एक और जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको आइडिया है, बताना जरा, है या नहीं है? व्हाट इज इट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? किसी को भी आइडिया है क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? नो सर। कोई बात नहीं, हाँ, किसी को भी कोई हमारे बीच ऐसा है क्या जिसको आइडिया हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? जशनप्रीत इज देयर? यस सर। Okay, so what does it mean, fractional distillation? Have you heard about it? सर याद नहीं है सर, सुना तो है। Okay, कोई बात नहीं, देखो, हाँ कोई बात नहीं, देखो डिस्टिलेशन एक मेथड है लिक्विड्स को सेपरेट करने का, लिक्विड्स को सेपरेट करने का डिस्टिलेशन एक क्या है, मेथड है, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है ना। अब से एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन, जब टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज लेते हैं, हम सिंपली बॉईल करते हैं लिक्विड को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वेपर जो ऊपर वेपर कलेक्ट होती है उसमें उसका वेपर कंटेंट ज्यादा होता है, उसको कंडेंस करते हैं तो कंटेनर में उसका अमाउंट ज्यादा कलेक्ट होता है, तो इस तरह से वो स्टेजेस में प्योरीफाई होता चला जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल वो हुई बात सिंपल डिस्टिलेशन की, व्हेन देयर इज ए ग्रेटर डिफरेंस इन टेम्परेचर मोर देन 25। ओके, इफ इट इज the temperature difference is less than 25, then simple distillation में उतना ज्यादा हमें purification अचीव नहीं होता है, तो हम लोग fractional distillation यूज लेते हैं। So basically fractional distillation क्या है? Fractional distillation is a method to separate the liquid। आपने अल्कोहल में वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने बेंजीन में पेट्रोल मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने जो मिसिबल लिक्विड्स हैं जिनका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, लाइक डिजोल लाइक वाले फॉर्मूले से जिनका सॉल्यूशन बन रहा है, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने का मेथड है। बात समझ में आई है ना? ठीक है, प्योरीफाई करने का मेथड है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, दो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो, लेस देन 25 हो, ठीक है, उनको सेपरेट करने का मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम से ही हमें मिलता है टॉपिक एजियोट्रोप्स। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आई वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है,
ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ओके, ये आपको होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। लेट मी यूज ब्लैक इंक। यस, ओके, ठीक है। दिस इज ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास कंपोनेंट ए प्लस बी है, राइट, ठीक है। ए और बी का जो यहाँ पर मिक्सचर बना हुआ है दैट इज 60% ए का है, 40% है बी का। ओके, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ए का दैट इज सपोज थोड़ा कम ले लेते हैं, 25 इसका ले लेते हैं, ठीक है, और 50 इसका ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होगा, हमें इनको सेपरेट करना है, या हम ये बोल सकते हैं ए को हमें प्योरीफाई करना है, बी को हमें रिमूव करना है। इस मिक्सचर में जितना ए है हमें उसको अचीव करना है। ओके, यस, तो कैसे करेंगे भाई सेपरेट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिंपली करते क्या है, हीटिंग करते हैं, और एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है, उसमें वेपर जो कलेक्ट होती है वो कंडेंस होती चली जाती है, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट का वेपर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, वो उसका जो कलेक्ट होता है लिक्विड, उसमें उसका कंटेंट, उसका परसेंटेज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो जो रिपीटिशन करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, उसमें वो प्योरीफाई होता चला जाता है। ये तो हुई एक बात। अब हम देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जैसे इसको हीटिंग करेंगे तो लो बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ए का है क्या, बताना जरा। लो बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ए का। ए का है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जो वेपर हमें कलेक्ट होगी उसमें किसका रेशियो ज्यादा होगा, बताना जरा। इस वेपर में किसका ज्यादा होगा रेशियो? इस वेपर में कौन से कंपोनेंट का रेशियो ज्यादा होगा, बताओ, बता सकते हो क्या? सर ए का ज्यादा होगा सर, बॉइलिंग ए का ज्यादा होगा क्योंकि वो, यस, बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि अभी 60-40 है, तो वेपर फेज में उसका अचीव हो गया हमें 80 + 20%। बात समझ में आई? तो कुछ प्योरीफाई हुआ, एक स्टेप हम आगे बढ़े, जो 60 + 40 था वो हमने अचीव कर लिया 80 + 20। इसको जैसे ही हम लोग कंडेंस करेंगे, इसको जैसे ही हम लोग कंडेंस करेंगे, ठीक है, तो हमें मिक्सचर मिल गया, ये कौन सा मिल गया? अब ये जो लिक्विड मिल गया उसमें हमें ए क्या है, हमारा 80% है, और हमारा बी क्या है, वो हमारा 20% है, क्योंकि हमने इसको कंडेंस कर लिया। बात समझ में आई? और ये हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अप्लाई किया है मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे ही अप्लाई किया हमें ये मिक्सचर अचीव हो गया 80 + 20 का। लेकिन हमें तो उसको प्योरीफाई करना है ना, 100% करना है ए को, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई किया। तो अब जो वेपर बनेगी उसमें फिर ए का कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि ए का नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है। तो हमें अचीव हो गया 90 + 10% इसकी वेपर में। ये वेपर फेज का कंपोजिशन है ना, इसको वेपर में कन्वर्ट किया, और इस वेपर को हमने कंडेंस किया, तो हमें मिक्सचर मिल गया कौन सा, बताना जरा। ए और बी का कंपोजिशन क्या है? 90 + 10 हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो क्या, हमने इसको और वेपोराइज किया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, तो इसकी वेपर का अब जो कंपोजिशन है वो 90 + 10 से और प्योरीफाई नहीं हो रहा। ए का जो कंटेंट है वो 90 से इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हमें एक डेफिनेट कंपोजिशन अचीव हो गया। इससे आगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करके प्योरीफाई नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज सम अदर मेथड्स। बात समझ में आ गई? यहां इस लेवल पे आकर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फेल हो गए, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते चले गए, रिपीट करते चले गए, हमें इस कंपोजिशन का मिक्सचर मिल गया, ठीक है। अब हम, अच्छा, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि सबका 90 + 10 हो, किसी का 95 + 5 भी हो सकता है, किसी का 98 + 2 भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस और उनके नेचर पे। ओके, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो 90 + 10 का जो हमें कंपोजिशन अचीव हुआ है, हम इसको और करते हैं, ठीक है, और करेंगे, इसको कंडेंस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये लिक्विड अचीव हुआ 90 + 10 का, इसका हमने कंडेंसेशन किया, तो भी हमें 90 + 10 का ही अचीव होगा ना, ये प्योरीफाई नहीं होगा ना, ये 90 + 10 का ही अचीव होगा, क्योंकि वेपर का कंपोजिशन वही है जो किसका है, लिक्विड का है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सब जगह डिफरेंस था, लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन में डिफरेंस है, लिक्विड का कंपोजिशन, वेपर का कंपोजिशन डिफरेंट है। लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका वेपर का और लिक्विड का कंपोजिशन सेम है, जिसकी वजह से यदि हम लोग फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, वी विल नॉट अचीव फर्दर प्योरिफिकेशन थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 90 + 10 अचीव हो गया ना, इससे ज्यादा हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मिक्सचर अचीव हुआ है 90 + 10 वाला, ये जो मिक्सचर अचीव हुआ है 90 + 10 वाला, जिसका हम लोग फर्दर सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं करते, ठीक है, नहीं कर सकते, वो है एजियोट्रोप। वो एजियोट्रोप है। बात समझ में आई? वो है एजियोट्रोप। ठीक है, और सुनो, एजियोट्रोप कौन से होते हैं? जिनका जो कंपोजिशन गैस फेज में और लिक्विड फेज में सेम होता है। गैस फेज में भी 90 + 10 और लिक्विड फेज में भी 90 + 10, ये कांस्टेंट कंपोजिशन हो गया। इसके आगे हम लोग फर्दर प्योरिफिकेशन नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स जिनका कंपोजिशन गैसियस फेज, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में क्या हो? सेम हो। ठीक है, सेम कंपोजिशन हो, वो होते हैं एजियोट्रोप्स। ये आपकी एजियोट्रोप की सिचुएशन बन गई। ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ए और बी का वो कंपोजिशन है जिसपे वो एजियोट्रोप बन गया। ये इसको हम लोग एजियोट्रोप बोलेंगे, एजियोट्रोप ऑफ ए एंड बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब और सुनो, ये जो एजियोट्रोप क्या करते हैं, ये हाँ, ये एजियोट्रोप प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। दे बिहेव लाइक प्योर लिक्विड, दे बॉइल्स एट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। जैसे प्योर लिक्विड क्या है, वाटर प्योर लिक्विड लोगे तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है कि वो इस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा। ठीक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है उस लिक्विड का। वैसे ही यहाँ पर भी ये एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? दे बिहेव्स लाइक प्योर लिक्विड एंड बॉइल्स at a particular constant temperature। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं? बॉयल होते हैं। तो ये एजियोट्रोप्स होते हैं। तो अब आप लोग एजियोट्रोप्स की जो डेफिनेशन है उसको लिख सकते हो। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या हो गई, बताना जरा। बोलो, एजियोट्रोप्स की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई? लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। एजियोट्रोप्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस, एजियोट्रोप्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस which have same composition in vapor phase and liquid phase। ठीक है, एजियोट्रोप्स आर बाइनरी सॉल्यूशन which have same composition in vapor phase and liquid phase। ठीक है, ये लिक्विड फेज है, इसमें मोल फ्रैक्शन x1 x2 होता है। ये वेपर फेज है, ठीक है, इसमें मोल फ्रैक्शन y1 y2 होता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो गई एजियोट्रोप के लिए? लिक्विड फेज, सुन लो बात को, लिक्विड फेज और सॉल्यूशन फेज, सॉरी वेपर फेज, ये है वेपर फेज और ये है आपका सॉल्यूशन फेज। ठीक है, इन दोनों का कंपोजिशन एक हो गया। इसका मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन है x1 वो लिक्विड फेज का है, वो इक्वल हो गया y1 के, वो गैस वेपर फेज में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, दैट इज इक्वल टू y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। यहाँ पर ये y1 y2, यहाँ पर ये x1 + x2। ठीक है, x1 x2 लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, y1 y2 वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया एजियोट्रोप्स का। Azeotrops are binary solution which have same composition in liquid phase and vapor phase। ठीक है, in solution and vapor phase। ओके, यस। अगली डेफिनेशन लिख लो, अगली डेफिनेशन लिख लो। In such cases, ठीक है, in such cases it is not possible to separate the components by fractional distillation। In such cases it is not possible to separate the components by fractional distillation method। ठीक है, ऐसे केसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग फर्दर सेपरेशन नहीं कर सकते। इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू separate the components by fractional distillation। it is second most characteristic of azeotrops। ठीक है, first one this one, second one this one, we cannot achieve further purification, further separation। थर्ड वन भी लिख लो भाई, थर्ड वन क्या है?
Azeotrops behaves like pure liquid. Azeotrops behaves like pure liquid and boils at a constant temperature. Azeotrops behaves like pure liquid and boils at constant temperature. ठीक है ना? अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं एजियोट्रोप्स, तो इनको एक और बोलते हैं, है ना? आप लोग इसी जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है ना, उसके कंटिन्यूएशन में लिख लो, हैंस आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. ठीक है, हैंस आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजियोट्रोप्स. ठीक है, आपको एजियोट्रोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ गया सर. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पता चला क्या होता है? यस सर. ओके ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, और आपको पता चल गया कि एजियोट्रोप्स को व्हाई दे आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स? बिकॉज दे बिहेव्स लाइक प्योर लिक्विड. प्योर लिक्विड, देखो वो मिक्सचर की तरह, हाँ वो मिक्सचर की तरह बिहेव नहीं करते. एजियोट्रोप्स किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं? प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे. और 2 लिक्विड्स को आप मिक्स करोगे ना, तो एजियोट्रोपिक की जो सिचुएशन है वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आती है. बात समझ में आई? एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आती है वो सिचुएशन एजियोट्रोप की, जिसपे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड फेल हो जाता है और वेपर फेज में और गैस फेज में उसका लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम हो जाता है, जिससे हम कितनी बार भी कंडेंसेशन करें वो 90+10 ही रहे. ठीक है, तो ये सिचुएशन थी. ये आपके एजियोट्रोप्स हैं. अब एजियोट्रोप्स भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं. एक आपका होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और सेकंड आपका होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है ना? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है? ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग कौन सा हो गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. ठीक है, ओके भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स पता है कौन से हैं? अभी हमने एजियोट्रोप्स का डेफिनेशन देखा था कि एजियोट्रोप्स प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं. ठीक है ना? है ना? अब याद रखना, इफ दैट कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल हो रहा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ओके, वो दोनों कंपोनेंट जिनको मिक्स करने से वो बना है, उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, तब उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. ठीक है, कैसे अभी हम देखेंगे. और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब बनते हैं वो भी लिख लो आप लोग, इसको लिख लो फटाफट. सॉल्यूशंस हैविंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस हैविंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, solutions having large positive deviation form minimum boiling azeotrops, form minimum boiling azeotrops at a specific composition, at a specific composition. तो आपने क्या देखा? कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स? हैविंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जिनका होता है ना, वो सॉल्यूशन क्या बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं. ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों कंपोनेंट से भी कम होता है, इसलिए उनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. ठीक है ना? तो वो एग्जांपल में आपको पकड़ में आ जाएगा. अब हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले किस तरह से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं. तो ये आपके सामने एक ग्राफ है ना, और आप लोग पहचान लोगे ये कौन सा ग्राफ है. ये राउल्ट्स लॉ वाला जो ग्राफ है, वेपर प्रेशर, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन x2, इधर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये आपका
कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, ये कंपोनेंट 2 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और ठीक है, और P1 P2 की भी बना देते हैं लाइन। ये आपके P1 की लाइन है, ये आपके P2 की लाइन है, जो थोड़ी सी सही नहीं बनी। ओके, ठीक है ना। ये है आपके P2 की लाइन और ये है आपके P1 की लाइन। ये ध्यान में आया कौन सा डायग्राम है? राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का डायग्राम है, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उसका डायग्राम है ये। ओके, ये P1 P2 पार्शियल प्रेशर है, ये प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है। कंपोनेंट 1 और 2 के x2 इधर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x2 इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब पॉजिटिव डेविएशन ध्यान में रख लो उसको। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो किससे ज्यादा है, बताना जरा। राउल्ट्स ने जो कैलकुलेट किया है वो PT, ये जो कैलकुलेटेड है, ये जो लाइन है वो राउल्ट्स वाले लाइन है। राउल्ट्स का जो फॉर्मूला है उससे जो वेपर प्रेशर निकलता है उसकी लाइन है। राउल्ट्स ने ये कहा है इस तरह से वेरिएशन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में हर पॉइंट पे ये जो आपका वेपर प्रेशर है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ही यही है कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। ये देखो, इसको थोड़ा सा और हम स्पेसिफिक बना देते हैं ताकि ये आप लोगों को पकड़ में आए। ये लोग, ये देखो, ये है PT ऑब्जर्व्ड की लाइन, ये ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है। ये देखो x2 और x1 की हर कंपोजिशन, x2 जैसे वेरी हो रहा है, हर वैल्यू पे जो टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो हमेशा ही राउल्ट्स के लॉ से जो कैलकुलेटेड है उससे ज्यादा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आई? मैं जो शीट में जो 3 डायग्राम की बात कर रहा था उनमें से एक ये है पॉजिटिव डेविएशन का। तो यू हैव टू ड्रॉ, इफ यू वांट टू शो द पॉजिटिव डेविएशन, okay, with respect to the ideal solution situation, then you have to draw this graph, that this is the meaning of positive deviation at every point of composition, at every ratio of x1 and x2, that experimental observed vapor pressure is greater than calculated one. Okay, yes, ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब इस ग्राफ में आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर वेपर प्रेशर हाईएस्ट है। सपोज दिस पॉइंट इज दिस वन। हम इसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक करते हैं। यस,